हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो हमने वहाँ पर मॉडुलन को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो एंड तक देखा हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज हम मॉडुलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे आयाम मॉडुलन, जो कि हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन भी है जिसे हम पढ़ेंगे। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पर्टिकुलर डेरिवेशन पर या तो डेरिवेशन आ जाता है, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलता है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन इंग्लिश में इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। शॉर्ट फॉर्म में इसे एएम लिखा जाता है। देखिए परिभाषा अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। क्या करते हैं, एक मूल संकेत लेंगे और उस मूल संकेत को किसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे, वाहक तरंग पर अध्यारोपित करेंगे। तो क्या होगा, वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होगा। किसका आयाम चेंज होगा, वाहक तरंग का आयाम चेंज होगा। किसके कारण चेंज होगा, मूल सिग्नल के प्रत्येक मान के अनुसार, मूल संकेत के प्रत्येक मान के अनुसार। ये बात ध्यान में रखिएगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, आयाम मॉडल बोलते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। जब किसी कम आवृत्ति के मूल सिग्नल, अब इस मूल सिग्नल को अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। इसे मॉडुलक भी बोलते हैं, मॉडुलक संकेत भी इसे ही कहा जाता है। बच्चों ध्यान में रखिएगा, मॉडुलक, मॉडुलित नहीं, मॉडुलक। ठीक है। इसे आधार संकेत भी इसे ही कहा जाता है, बेस बैंड सिग्नल। है ना। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसे क्या लिखा जाता है, बेस बैंड, बेस बैंड सिग्नल, यही है। ठीक, तो आप तो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये भी इसे बोलते हैं। आपको क्या लिखना है एग्जाम में, यही जो मैं ऊपर बता रहा हूं। जब किसी कम आवृत्ति के मूल सिग्नल को अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग, वाहक तरंग पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है, किया जाता है कि मूल सिग्नल या मूल संकेत के प्रत्येक मान के अनुसार, मान के अनुसार या अनुरूप वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। क्या कहलाता है बच्चों, आयाम मॉडुलन कहलाता है, आयाम मॉडुलन कहलाता है। अब इस चीज को समझते हैं। एक छोटा सा वेव फॉर्म मैं आपको बना करके बताऊंगा, जिससे आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेस बैंड सिग्नल की। कौन से सिग्नल की बच्चों, बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल कौन सा होगा, तो हम बोलते हैं कि वास्तविकता में कम आवृत्ति का संकेत होना चाहिए। तो ये टी बनाए, ठीक। और अभी मैं बेस बैंड सिग्नल बना रहा हूं, तो इसका आयाम कुछ ऐसा।
अब आप ये बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए आवृत्ति कम होगी तो फिर इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के आवृत्ति कम होती तो वैसे भी तरंग दैर्घ्य क्या होती है बच्चों, बढ़ ही जाती। इसका आयाम अगर आप देखेंगे तो मैंने कम लिया है, ठीक, ताकि मेरा डायग्राम अच्छा बन सके, नो डाउट। ठीक, अब आपको कैसे बनाना है, तो हम बोलेंगे कि एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे का आयाम लीजिएगा। समझ रहे हो, ये लाइन खींचोगे ना तो एक लाइन ऊपर मैक्सिमम और एक लाइन नीचे मिनिमम पर जाना चाहिए। ठीक, फिर चूंकि ये मूल सिग्नल है तो इसका जो आयाम है वो am लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आयाम क्या है बच्चों, am है, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है, दूसरा सिग्नल बनाना है। दूसरा कौन सा, तो हम ये ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा है, आधार या मूल संकेत है। ठीक है, और मूल संकेत की आवृत्ति को हम FM बोलते हैं और कोणीय आवृत्ति को ओमेगा n बोलेंगे। फिर हम बना रहे हैं आधार सिग्नल, तो सॉरी आधार क्या, वो वाहक तरंग। वाहक तरंग की आवृत्ति ज्यादा होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब तरीका क्या है आवृत्ति को बढ़ाने का, वो समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर अगर एक ही तरंग दैर्घ्य कंप्लीट हुई है तो आप क्या करें, नंबर ऑफ लूप को बढ़ा दीजिए। देखो यहां से लेकर यहां तक सिर्फ एक ही लूप कंप्लीट हुआ है, तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक ज्यादा लूप बना देंगे, लेट्स सपोज करो मैं 6 लूप बना देता हूं, यहां पर तो एक ही लूप बना है, जबकि मैं यहां से लेकर यहां तक कितने लूप बनाऊंगा, 6 लूप बनाऊंगा। 6 लूप का मतलब मेरे लिए क्या हुआ, बोलते यहां से लेकर यहां तक 3 लूप कंप्लीट करूंगा, यहां से लेकर यहां तक 3 लूप कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर के एक लूप से ज्यादा होने चाहिए। आप चाहे तो 4 लूप बनाए, आप चाहे तो 2 लूप भी बना सकते हैं, आप चाहे तो 3 लूप भी बना सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने 6 लूप लिए हैं ताकि ये चीज आपको और अच्छे से या ढंग से समझ में आए। तो क्या करना है वो समझिए। और इसका आयाम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, तो समझना, एक, ओके कंप्लीट नहीं होगा, 3 लूप कंप्लीट करने तो करने ही है ना। तो पेंसिल से बनाओगे नो डाउट डायग्राम, तो पेंसिल से बनाना है आपको। एक, दो, 3 हो गए। ऐसे ही यहां पर भी 3 ही कंप्लीट होने चाहिए, 1, 2, 2 हो गए। देखो 1, 2 और ये तीसरा कंप्लीट हुआ, 3 यहाँ पर भी कंप्लीट हुए। अब क्या किया हमने, इसका एक लाइन का आयाम दिया था, मैं इसके आयाम को 2 लाइन का बना रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पर वापस से 3 लूप कंप्लीट करवा दो, 1, 2, 3। ठीक, फिर इसका आयाम कितना, तो हमने लिखा AC। ये तरंग कौन सी है, वाहक तरंग है। ये वाली तरंग कौन सी है, वाहक तरंग है, जिसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वाहक तरंग इंग्लिश में कैरियर वेव बोलते हैं, तो इसकी आवृत्ति FC है। ठीक, इसका अधिकतम आयाम AC है। मॉड्यूलेटिंग या मूल सूचना हो गया, बेसबैंड सिग्नल हो गया, तो इसका AM है अधिकतम आयाम। अब देखो क्या होगा, तो जब इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो एक नई तरंग का निर्माण होगा, और वो नई तरंग कैसे बनेगी वो समझिए। तो हम बोलते हैं जब इसका आयाम बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है, तो फिर इस तरंग का आयाम भी क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरंग का आयाम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब इसका आयाम नेगेटिव का जा रहा है, मतलब आयाम घट रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको आयाम घटता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे वापस से आयाम बढ़ रहा था, तो यहाँ पर इस तरंग का आयाम भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भैया, समझिए, ध्यान में रखना। तो हमने बोला समझना आप इस चीज को, ये लाइन तो आपको बनानी बनानी। ठीक, अब थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों, इसका 2 का आयाम और इसका 1 आयाम, तो अधिकतम आयाम इन दोनों को जोड़ो तो कितना, 3। ठीक है, न्यूनतम कितना होगा वो समझो, तो इसका तो 2 और इसका 1 तो घटाओ, 2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए, तो हमने बोला 1 लाइन,
2 लाइन और 3 लाइन ऊपर, अधिकतम आयाम यहां तक जाएगा। ऐसे ही 1 2 और 3 नीचे की ओर चल रही है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर यहां पर हमने हमारी सुविधा के लिए, आपको तो खैर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी कॉपी में तो लाइन पहले से खिंची हुई है। मैं मेरी सुविधा के लिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइन कि मेरे को पता रहना चाहिए कि मैं इससे ऊपर नहीं लेके जाऊं, है ना। आपकी कॉपी में तो ये बना हुआ है भाई, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब क्या होगा वो समझना। ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपकी सूचना चलेगी, मतलब जो नई तरंग बनेगी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद में जो आयाम मॉड्यूल तरंग है वो बना रहे। तो हमने बोला कि चालू कहां से करेंगे, तो यहां से करेंगे, दूसरी लाइन से। ठीक, इस 2 आयाम में या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा। तो हमने बोला इस 2 आयाम में या तो एक जोड़ू, ये वाली, इस वाली तरंग को बनाओ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको नीचे की ओर लेकर के आता हूं, ऐसा और ऐसा। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा आपको। ये हटा देते हैं, आपकी कॉपी में तो बना हुआ ही है, आप ये वाली लाइन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझना। एक लाइन ऊपर ऐसी की ऐसी तरंग बननी चाहिए, एक लाइन ऊपर लेकिन डॉट डॉट डॉट, और एक लाइन नीचे, फिर वापस से एक लाइन ऊपर। ठीक, ऐसा दूसरे वाले से। ऐसे ही इसमें भी दूसरी वाली को पकड़ लो। ठीक है, दूसरी वाली लाइन ऐसा कैसे, इसकी रिप्लिका, तो एक लाइन और वापस से एक लाइन इस तरफ और वापस से एक लाइन इस तरफ। ये जो तरंग आपको दिखाई देगी ना, ये कौन सी तरंग होगी, कौन सी आयाम मॉडलित तरंग होगी। देखो इसकी शेप कैसे दिखाई देगी वास्तविकता में। अब ये हमारे लिए सिर्फ याद रखने का तरीका है कि हमें ऐसी शेप में तरंग बनानी, और तरंग कौन सी बनेगी, वाहक तरंग वाली। तो देखो अब यहां से हमें यही काम करना है, 3 आवृत्ति कंप्लीट करवानी है। 1 2 3, 1 2 3, फिर वापस से 1 2 3। ठीक, इसको हटा दो, ये पेंसिल से बनेगा। ये जो आपने ऐसी तरंग बनाई थी ना, ये अब ये जो आपको दिखाई दे रही है, अंदर वाली, ये जो है ये आयाम मॉडलित तरंग है। इसका आयाम किन्हीं स्थानों पर बढ़ रहा है। कब बढ़ा, जब इसका आयाम बढ़ा था, और इसका आयाम जब घटा तो इसका आयाम भी घट गया। देखो आप देखोगे यहाँ पे इस वाले गैप तक बढ़ रहा है, अगले वाले गैप में घट रहा है, फिर वापस से बढ़ रहा है। ये कौन सी तरंग है, आंसर है आयाम मॉडलित तरंग है। ठीक, ये कौन सी तरंग है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, कौन सी, आयाम मॉडलित तरंग, मॉडलित तरंग हो गई है, यहां पर टी चलेगा। फिर ये चीज क्या है, इसका अधिकतम आयाम क्या लिखा जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके अधिकतम आयाम को कहा जाता है ए मैक्सिमम। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये क्या है, ए मैक्सिमम है, एम नहीं है, ए मैक्सिमम। और इसका ये जो न्यूनतम आयाम है ना, ये वाला यहां तक, इसे कहा जाता है ए मिनिमम, न्यूनतम आयाम। आयाम मॉडलित तरंग के अधिकतम आयाम को बोलते हैं ए मैक्सिमम, और न्यूनतम को बोलते हैं ए मिनिमम। ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैसे बना, तो पहले तो ये दोनों तरंगे बने,
फिर हमें क्या करना है, ये जो मूल सिग्नल है ना, इस मूल सिग्नल को ही बनाना था ऊपर की ओर, लेकिन कौन सी लाइन से, ध्यान में रखना दूसरी लाइन से हमने चालू किया। क्यों? क्योंकि इस वाहक तरंग का अधिकतम आयाम कितना था, 2 था। अगर वाहक तरंग का अधिकतम आयाम 3 होता तो मैं इसको कौन सी लाइन से चालू करता, तीसरी लाइन से। तीसरी लाइन से एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही इसके अंदर नीचे की तरफ भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाओ बच्चों, ये पूछा जाता है। अब कुछ बच्चों को ऐसा समझने में दिक्कत आएगी, नो डाउट आएगी कईयों को, है ना, गौर करके नहीं सुनते हैं तो फिर आएगी। तो फिर उनके लिए सुविधा बता देता हूं भाई, क्या करो तुम, ऐसा बना लो। बड़ी घटी, बड़ी घटी, पता चल गया। ये भी तो है, हम बड़े तरंग है, यही वाली तो थी। डायरेक्टली यही बना लो, यही बना लो भाई तुम। ऐसे तुम मैच करने में दिक्कत आ रही ना, तुम वो बना लो भाई, वो आयाम बड़े तरंग है। बस लिख लीजिएगा कि ये ए मैक्सिमम है और ये ए मिनिमम है, यहाँ पर टी लिख दीजिएगा, इतनी कृपा कर दीजिएगा, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर ऐसा बना करके आए, सोने पे सुहागा। ठीक है, चलिए इस चीज को उतारो एक बार के लिए, फिर इसके बाद में इसका छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। मैं देख लेता हूँ वीडियो को। ओके, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ये। ओके, बस बताने का इतना ही उद्देश्य है बच्चों कि यहाँ पर वाहक तरंग का आयाम चेंज हो रहा है। ये अंदर वाली तरंग कौन सी है, वाहक तरंग है। और तो आयाम किसका चेंज हुआ, सीधी सी बात है, वाहक तरंग का आयाम चेंज हुआ। किसके कारण चेंज हुआ, मूल सिग्नल के कारण चेंज हुआ। मूल सिग्नल का आयाम चेंज हो रहा था, इसलिए वाहक तरंग का आयाम भी बढ़ा और घटा, बढ़ा और घटा। क्या वाहक तरंग की आवृत्ति चेंज हुई है, वो देखो। तो वाहक तरंग की आवृत्ति देखो, यहां से लेकर यहां तक 3 लूप कंप्लीट होने थे। आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक 3 लूप ही कंप्लीट हुए हैं। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि आयाम मॉडुलन में सिर्फ वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होता है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अब हम इसकी बात करेंगे गणितीय विवेचना, आयाम मॉडुलन की क्या बच्चों, गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण चाहिए और आयाम मॉडुलित तरंग का आयाम चाहिए। हाँ भाई, तो टॉपिक यही चल रहा है ना, ध्यान रखें। चलो लिखता हूं। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग का आयाम मूल सूचना के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखो, मैंने वाहक तरंग का आयाम ए सी लिखा है और मूल सूचना का आयाम ए एम लिखा है। कुछ किताबों में इसे Vm और Vc भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में जो संकेत होता है वो वोल्ट का संकेत होते हैं, इसलिए फिर वो Vc यूज करते हैं उन्हें। हाँ, परिवर्तित होता है,
माना वाहक तरंग, और वाहक तरंग को ct द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। स्मॉल c है और टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज कर रही है। माना वाहक तरंग का आयाम कितना ac तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा c है, ठीक है। और वो कितनी 2 पाई fc होगी। ओमेगा बराबर 2 पाई fc होता है, ठीक है। ओमेगा c है तथा मूल तरंग मतलब मॉडुलक संकेत, ठीक है। तरंग का आयाम am तथा कोणीय आवृत्ति कितनी है ओमेगा m है, क्या कर रहा हूं मैं, और वो कितना होगा 2 पाई fm है। यहां अब ये सुनिश्चित करना है क्या भाई कि ये जो आवृत्ति है किसकी, वाहक तरंग की आवृत्ति किससे ज्यादा होनी चाहिए, मूल सिग्नल से ज्यादा होनी चाहिए। वाहक तरंग का आवृत्ति सीधी सी बात है ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। यहाँ fc का मान ज्यादा है किससे, fm से, या फिर ओमेगा c का मान ज्यादा है किससे, ओमेगा m से, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। फिर चलिए अब हम काम करना चालू करते हैं बच्चों। अब मैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ रहा हूं, समझिएगा। तो हमने लिखा मूल संकेत, मूल संकेत को समझिए, हम लिखेंगे m, स्मॉल m और t, ठीक है। और मूल संकेत बराबर होगा क्या, तो इसका आयाम है am और एक ज्यावक्रीय तरंग है इसलिए साइन ओमेगा m t, और ओमेगा m हमें पता है कितना है, ठीक है। फिर वाहक तरंग, वाहक तरंग क्या भाई, तो हमने लिखा ct बराबर क्या होगा, ac उसका आयाम और साइन ऑफ ओमेगा c t लिखा जाएगा, ठीक। इन दोनों के आधारोपण से क्या बनेगी, एक नई तरंग बनेगी। कौन सी तरंग, आयाम मॉडुलित तरंग बनेगी, ठीक। अब ये थोड़ा सा समझने लायक है कि आयाम मॉडुलित तरंग वास्तविकता में बनी कैसे। तो हम बोलेंगे कि आयाम मॉडुलित तरंग का जो आयाम है ना भाई, ठीक, वो आयाम कैसे देखा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इस वाहक तरंग का आयाम AC परिवर्तित होता है किसके अनुरूप, मूल संकेत के प्रत्येक मान के अनुरूप। मूल संकेत का प्रत्येक मान तो पूरी तरंग से ही देखा जाएगा, ठीक। और इस पूरी तरंग का मान और इसके मान को जब हम जोड़ेंगे तो वास्तविकता में क्या मिलेगा, मॉडुलित तरंग का आयाम मिलेगा। आयाम मॉडुलित तरंग का आयाम, यही तो बोल रहा है वो, समझिए। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का आयाम मूल सूचना के अनुसार, मूल सूचना कौन सी है, ये है, ठीक है। मूल सूचना के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इन दोनों के एडिशन से क्या बनती है, एक नई तरंग का आयाम प्राप्त होता है, आयाम मॉडल तरंग का आयाम प्राप्त होता है। फिर माध्यम में वास्तविकता के अंदर कौन ट्रेवल कर रही है, आंसर है वाहक तरंग ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब फाइनल जो ज्यावक्र मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, साइन ओमेगा ct के कारण मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है समझने में। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आपको काम क्या करना है। तो हमने लिखा आयाम मॉडुलित तरंग, आयाम मॉडुलित तरंग, ठीक। आयाम मॉडुलित तरंग को हम लिखेंगे कैपिटल MT। अब आयाम मॉडुलित तरंग का आयाम क्या होगा समझिए, तो हम बोलते हैं वाहक तरंग का आयाम जो कि है क्या बच्चों, AC, परिवर्तित होता है किसके कारण, मूल सूचना के प्रत्येक मान के अनुसार। तो मूल सूचना क्या थी, AM साइन ऑफ ओमेगा MT, ये मूल सूचना थी। डन। तो ये तो हुआ इसका आयाम, सिर्फ और सिर्फ आयाम, ठीक। अब आगे समझो, आगे बोल रहा है कि माध्यम में कौन सी तरंग जा रही है, वाहक तरंग, और उसके ऊपर बैठी हुई कौन है,
ये तो लेके जाने वाला कौन था, वाहक तरंग। तो फिर जावाकर किसका यूज करोगे, सीधी सी बात है वाहक तरंग का, साइन ऑफ ओमेगा सी टी। कुछ इस तरीके से ये काम किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सी तरंग है, आयाम मॉडलित तरंग है बच्चों। ठीक, अब आगे देखो आयाम मॉडलित तरंग के लिए आगे क्या काम कर रहे हैं। हम इस AC को कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो AC को बाहर निकाला तो यहां पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां पे तो एक बच गया प्लस, अब इसमें तो AC है नहीं तो इसका मतलब AC का भाग लग गया, AM बटा क्या बच्चों, AC, और साइन ओमेगा MT, और यहां पर बाहर क्या चल रहा है, साइन ऑफ ओमेगा CT। तो कुल मिलाकर के बाहर कौन हो गया, AC साइन ऑफ ओमेगा CT, जो कि वास्तविकता में वाहक तरंग है ना। देखो तो ये कुछ ऐसा है आपके पास में 1 प्लस AM डिवाइडेड बाय AC, फिर AC साइन ऑफ ओमेगा CT। डन है क्या। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहां ये AM बटा AC जो है बच्चों, ये वास्तविकता में एक नियतांक है जिसे मॉडुलन सूचकांक या मॉडुलन नियतांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मॉडुलन सूचकांक या फिर मॉडुलन नियतांक बोलते हैं, मॉडुलेटिंग इंडेक्स कहा जाता है इसे। ठीक, तो यहां पर एक अलग से लाइन हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहां क्या भाई, स्मॉल m जो कि मॉडुलन सूचकांक है वो क्या है, AM बटा AC है भाई। ठीक, और ये क्या है, मॉडुलन सूचकांक या मॉडुलन नियतांक। ठीक है, और इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है बहुत बार, इस पर्टिकुलर फार्मूला पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो फिर आपके पास में MT क्या आएगा, आपके पास में आएगा ये 1 प्लस स्मॉल m, ऐसा ही, अरे मैं कुछ छोड़ चुका हूं, ये क्लास में पढ़ाने का फायदा होता है। बच्चे पहले बोलते थे सर ये छूट गया, साइन ऑफ ओमेगा MT और साइन ऑफ ओमेगा CT। ठीक है, ओके, AC छूट गया इस बार AC साइन ऑफ ओमेगा CT। ठीक, अब देखो तो हमने लिखा 1 प्लस m साइन ऑफ ओमेगा MT, और बाहर क्या है, AC साइन ऑफ ओमेगा CT। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा, AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस MAC साइन ऑफ ओमेगा CT और साइन ऑफ ओमेगा MT, यही तो है। चलिए, अब ये चीज हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी भारी बात है नहीं। आप चाहे तो इसे 2/2 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, इस वाली चीज को। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं 2/2 से गुणा करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन A साइन B, है ना। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 2 साइन A साइन B, क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, होता है नहीं होता, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे 2/2 से गुणा किया, तो ये हुआ AC साइन ओमेगा CT प्लस 2/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा MAC बटा 2। ठीक है, और 1 2 यहां पर ले जाओ, 2 साइन ओमेगा CT और साइन ओमेगा MT। ठीक, कुछ बच्चों को दिक्कत आने वाली है क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो वो फॉर्मूला चलो मैं यहां पर ही लिख देता हूं। फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 2 साइन A साइन B या 2 साइन C साइन D, क्या हो जाएगा, सॉरी, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बच्चों। तो ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है और आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलित तरंग का समीकरण क्या होगा वो समझिए, ये होगा AC साइन ऑफ ओमेगा ct फिर प्लस MAC बाई 2 ब्रैकेट, समझिए cos A माइनस बी, cos, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं cos A क्या है ओमेगा ct और B क्या है ओमेगा mt, तो ओमेगा ct माइनस ओमेगा mt, ये समझिए ओमेगा ct माइनस ओमेगा mt, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है क्या, तो हमने t को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया ओमेगा c माइनस ओमेगा m, यही तो बचेगा। ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूं cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt फिर माइनस cos a प्लस b, जोड़ दो ओमेगा c प्लस ओमेगा mt, ठीक है, ये बाहर है और फिर ये ब्रैकेट को पूरे को कंप्लीट करो ऐसा। अब ये MAC बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो फाइनली जो आपके पास में मॉडुलित तरंग मिली, उस मॉडुलित तरंग का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, AC साइन ऑफ ओमेगा ct प्लस MAC बाई 2 cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt और माइनस का निशान, इसे वापस से इससे गुणा करो MAC बाई 2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt, ठीक है, वो t दिखाई दे रहा होगा आपको ना, तो चलो, तो किसी भी मॉडुलित आयाम मॉडुलित तरंग में 3 भाग होते हैं। आयाम मॉडुलित तरंग में कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। अगर आप पहले भाग की ओर गौर करेंगे, ये पहला भाग AC साइन ऑफ ओमेगा ct, AC साइन ऑफ ओमेगा ct क्या था, वाहक तरंग, क्या था बच्चों, ये वाहक तरंग थी भाई, वाहक तरंग, करियर, ये कैरियर हो गई। अब इसके आगे देखो, एक तरंग ऐसी जिसमें आवृत्ति ओमेगा c माइनस ओमेगा m, ये आवृत्ति के पद को पकड़िए, आयाम तो MAC बाई 2 है, लेकिन आवृत्ति का पद देखोगे कोणीय आवृत्ति का, तो ओमेगा c माइनस ओमेगा है, सामान्य आवृत्ति हो जाएगी FC माइनस FM, ठीक। इस वाली तरंग में जिसमें आवृत्ति माइनस में दिखाई दे रही है, घटती हुई दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड। कौन सा साइड बैंड बोलते हैं, लोअर साइड बैंड। लोअर का मतलब निम्न, साइड बैंड को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व बैंड, ठीक। तो इसे बोला जाता है निम्न पार्श्व बैंड, लोअर साइड बैंड, LSB, ठीक है, लोअर साइड बैंड। फिर जिसमें आवृत्ति जुड़ती हुई दिखाई दे रही है बच्चों, उसे बोला जाता है अपर साइड बैंड, उच्च पार्श्व बैंड, उच्च पार्श्व बैंड, ठीक। अंग्रेजी में बोलेंगे अपर साइड बैंड, USB, LSB एंड USB। ये USB आपकी पेन ड्राइव नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपर साइड बैंड है, ओके। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी आयाम मॉडुलित तरंग के अंदर कितने भाग होते हैं, आंसर है 3 भाग। कौन कौन से, वाहक तरंग, निम्न पार्श्व बैंड और उच्च पार्श्व बैंड, ठीक है। अब गौर कीजिए, वाहक तरंग तो ऐसी की ऐसी मिल गई है, पिताजी तो अलग हो गए, तो फिर सूचना किसके पास में है, आंसर है पार्श्व बैंड के पास में। गौर कीजिएगा, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। अगर ये कोई पूछे ना कि आयाम, हालांकि 12th पर्पस में ये खैर कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई ये पूछ लेता है कि आयाम मॉडल तरंग में सूचना कौन से भाग में होती है, तो आंसर है पार्श्व बैंड में निहित होती है। ये तो हट गया, इसके पास में कोई सूचना नहीं थी,
पार्श्व बैंड, उच्च पार्श्व बैंड और निम्न पार्श्व बैंड के पास में क्या होती है, सूचना होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार के लिए इसे उतारे, फिर आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो ये डन है बच्चों। चलिए अब 2 लाइनें लिख देते हैं इसके लिए और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में आवृत्ति और आयाम मॉडल तरंग के लिए एक आप स्पेक्ट्रम कर्व भी मान सकते हैं, वो दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये मिटा दूंगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। ये ब्लैक मार्कर को साफ करना थोड़ा टिपिकल है। हाँ भाई, चलिए तो अब हमें ये समझ में आ गया, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है वो देखो, अतः स्पष्ट है कि आयाम मॉडुलित तरंग कैसे बनी हुई है, तरंग वाहक तरंग तथा 2 पार्श्व बैंड, मतलब लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, 2 पार्श्व बैंड से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलिए अब समझिए इस चीज को, पार्श्व बैंड की सामान्य आवृत्तियां कैसे दी जाती हैं। तो हमने लिखा यहां, समझना बच्चों, जब हम लिख रहे हैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये पार्श्व बैंड में आई थी, निम्न पार्श्व बैंड की आवृत्ति थी, कोणीय आवृत्ति, तो उसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा था ओमेगा लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड की कोणीय आवृत्ति। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई एफ सी, और इसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई एफ एम, बराबर क्या होगा, तो ये होगा 2 पाई एफ लोअर साइड बैंड, 2 पाई को यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम, और यहां पर 2 पाई एफ एल एस पी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपको पता चलेगा कि लोअर साइड बैंड की आवृत्ति कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। ये किसकी आवृत्ति है, निम्न पार्श्व बैंड की आवृत्ति, निम्न पार्श्व बैंड की आवृत्ति है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम भी एक पद था ना, और वो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपर साइड बैंड की कोणीय आवृत्ति थी वो, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई एफ एम लिख सकते हैं, बराबर में क्या होगा, तो ये होगा 2 पाई, और इसे हमने बताया अपर साइड बैंड की आवृत्ति। 2 पाई को क्या करो, कॉमन लो, तो 2 पाई को कॉमन लिया तो क्या मिला, एफ सी प्लस एफ एम बराबर क्या, 2 पाई एफ अपर साइड बैंड, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो अपर साइड बैंड की जो आवृत्ति है, उच्च पार्श्व बैंड की आवृत्ति, वो कितनी हो गई, एफ सी प्लस एफ एम, यही तो हुई, ठीक। ये किसकी आवृत्ति है, उच्च पार्श्व बैंड की आवृत्ति, ठीक है। अब समझिए 3 आवृत्तियां हैं इसके अंदर, है ना, कौन कौन सी, एक वाहक तरंग की आवृत्ति, एक मूल तरंग की आवृत्ति, और मूल तरंग की आवृत्ति से 2 आवृत्तियां और मिल जाती हैं, एक लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड। अब समझना इस चीज को, मानना, ये समझने के लिए है, इसको मैं मिटा दूंगा, उतारना नहीं है।
कि हमारे पास में जो आवृत्ति है वाहक तरंग की वो 1 मेगाहर्ट्ज है। कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 की घात 6। ठीक। और जो मूल तरंग है उसकी आवृत्ति हमने मान ली 1 किलोहर्ट्ज। ठीक। तो फिर अपर साइड बैंड की आवृत्ति कितनी होगी? तो हमने बोला, समझना आप इस चीज को, हमने बोला अपर साइड बैंड FUSB बराबर होगा FC प्लस FM बराबर होगा 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 1 किलोहर्ट्ज बराबर 2 मेगाहर्ट्ज। अरे यही होगा क्या? हाँ? अरे देव तुम ऐसा मत कर देना भाई, ठीक है? दिन रात का अंतर है इसमें। क्या है वो समझिए। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 की घात 6 हर्ट्ज और 1 किलोहर्ट्ज मतलब 10 की घात 3 हर्ट्ज। ठीक है ये बात? चलिए, तो हमने लिखा 10 की घात 6 प्लस 10 की घात 3 और ये हर्ट्ज में चलेगा, बाद में लगा देंगे हर्ट्ज। कुछ कॉमन ले सकते हो, 10 की घात 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 की घात 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? 10 की घात 3 यहां पर रहा और 1 यहां रहा। ठीक है? ऐसा मत बोलना कि सर 3 3 9 होते हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं भैया, जब गुणा होते हैं ना तो घातें जुड़ती हैं। ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अंदर हुआ 1000 ये वाला प्लस 1 और बाहर हुआ 10 की घात 3। 10 की घात 3 को मैं किलो लिख सकता हूं, 10 की घात 3 हर्ट्ज क्या? 1 किलो हर्ट्ज। और ये कितना हो गया? तो आंसर है 1001 किलो हर्ट्ज, जिसे आप चाहें तो 1.001 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, आप चाहें। ठीक है? फिर लोअर साइड बैंड की आवृत्ति देखो क्या होगी? FC माइनस FM होगी। तो कुल मिलाकर के यही बात है, 10 की घात 6 में से 10 की घात 3 को घटाना है। कुछ होशियार पूछ लिया, 10 की घात 3 ही लिख देंगे। ठीक, तो कितना आएगा? तो हमने बोला 10 की घात 3 को कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 10 की घात 3 माइनस 1 होगा इस बार, मतलब 1000 माइनस 1 और 10 की घात 3 तो बाहर चली रहा है। 1000 माइनस 1 मतलब 999 और 10 की घात 3 मतलब किलो और यहां पर क्या लग जाएगा? हर्ट्ज। तो आप देखेंगे बच्चों कि 3 आवृत्ति के संकेत हैं। कौन कौन से? एक तो 999 किलो हर्ट्ज, इसे मैं 1000 किलो हर्ट्ज लिख सकता हूं। ठीक है? और एक कितना? 1001 किलो हर्ट्ज। तो कुल मिलाकर के कोई भी मॉड्यूलर तरंग है उसकी आवृत्ति अंतराल, उसकी बैंड चौड़ाई कितनी है? तो आंसर है न्यूनतम आवृत्ति तो ये और अधिकतम आवृत्ति ये। ठीक है? वाहक तरंग की आवृत्ति तो इन दोनों के बीच में ही है ना, 1000 किलो हर्ट्ज तो इन दोनों के बीच में मिला नहीं, ऐसा ही है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी, समझना इस चीज को, किसी भी आयाम मॉडलित तरंग के लिए बैंड चौड़ाई किसके बीच की आवृत्ति अंतराल होती है? लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के बीच की आवृत्ति अंतराल होती है। यहां से लेकर यहां तक सिग्नल वेरी करता है, इस आवृत्ति से इस आवृत्ति के बीच में। ना तो इस आवृत्ति से कम की तरंग प्राप्त होगी, ना इस आवृत्ति से ज्यादा की तरंग उपस्थित होगी। ये बात ध्यान रखना, इस आवृत्ति से इस आवृत्ति के बीच में तरंग का मान होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है? अब अगर बैंड चौड़ाई की बात की जाए, किसकी? आयाम मॉडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई, तो हम बोलेंगे कि इसमें से इसको घटा दो, मतलब 1001 किलो हर्ट्ज में से 999 किलो हर्ट्ज घटा दो, कितना आएगा? 2 किलो हर्ट्ज गया। ठीक, 2 किलो हर्ट्ज क्या होगा? FM देखो, FM कितना था? 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज का क्या? दुगना, 2 किलो हर्ट्ज तो आ रही। तो ये बात ध्यान में रखना, आयाम मॉडुलित तरंग के लिए बैंड चौड़ाई क्या होती है? मूल संकेत की आवृत्ति की दुगनी होती है। ध्यान रखिएगा। चलो मैं करवा रहा हूं ये बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई कम होती है इनकी बैंड चौड़ाई। डेल एफ क्या होता है? अधिकतम आवृत्ति जो कि है अपर साइड बैंड।
में से न्यूनतम आवृत्ति जो कि है लोअर साइड बैंड की आवृत्ति को घटा दो। अपर साइड बैंड की आवृत्ति कितनी, FC प्लस FM माइनस लोअर साइड बैंड की आवृत्ति कितनी, FC माइनस FM। ठीक है, माइनस को बाहर रखा तो ये ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, फिर माइनस को अंदर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का FC और प्लस का FM। FC से FC कैंसिल, क्या बच गया 2FM, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है, चलिए अब ये बैंड चौड़ाई जो है इसे हम डायग्राम में डाल देंगे। देखो कैसे, तो हमने लिखा आयाम एवं आवृत्ति के मध्य वक्र कैसे भाई, बहुत सिंपल। इस तरफ तो आवृत्ति चलेगी F या फिर ओमेगा, ठीक है, जिसमें भी आप प्रदर्शित करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक बीच में लाइन कर दो। ठीक, हम बोलते हैं कि ये बीच वाली लाइन प्रदर्शित करती है वाहक तरंग की आवृत्ति। इसमें कुछ भाग ऐसा होता है जो वाहक तरंग की आवृत्ति से ज्यादा है, FC प्लस FM, और इसमें कुछ भाग ऐसा है जो वाहक तरंग की आवृत्ति से कम है। ठीक है, FC माइनस FM। ठीक, तो कुछ भाग वाहक तरंग से कम और कुछ भाग वाहक तरंग से ज्यादा आवृत्ति का होता है। जो भी वाहक तरंग वाला भाग होता है उसको समझो बच्चों। चलिए मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, आपने कैपिटल MT की इक्वेशन निकालो। क्या लिखा था, हमने लिखा था AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस MAC बटा 2 साइन, साइन ही कोस था, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। MAC बटा 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस MAC बटा 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT। तीन भाग दे तो आप देखिए जिसके साथ में आवृत्ति ओमेगा C है मतलब FC है, उसका आयाम कितना, AC। ठीक, वो सबसे ज्यादा है, ये यहां ये हमने लिखा है AC। ठीक है, एक इसका वाहक तरंग का आयाम है। फिर ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ओमेगा C माइनस ओमेगा M के रेस्पेक्ट में आवृत्ति LSB है, FC माइनस FM, इससे कम होनी चाहिए। तो हमने बोला यहां पर कोई एक डंडा ले लो और ये हो जाएगा FC माइनस FM लोअर साइड बैंड, F लोअर साइड बैंड। इसका आयाम कितना, MAC बटा 2 भैया। ठीक है, MAC बटा 2, तो AC में 2 का भाग जा रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कम ही होगा, AC से तो कम ही आना है, M चाहे गुणा हो जाए लेकिन AC से तो कम आएगा। ठीक, तो हमने बोला कि AC से थोड़ा सा कम ले लो, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे खींच दी। हमने बोला कि ये मान क्या है, MAC बाई 2 है, तो ऐसा डॉट 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 करके ले आना। ये एक डंडा यहाँ पर इसके लिए खींचो, ये कितना है, MAC बटा 2। ठीक, अब अगला समझो, ओमेगा C प्लस ओमेगा M, मतलब ओमेगा C प्लस ओमेगा M, देखो ये वाला भाग USB अपर साइड में, उसके रेस्पेक्ट में ये FC प्लस FM आएगा। क्या, FC प्लस FM, उतना ही इस तरफ चलो, ये क्या होगा, FC प्लस FM होगा, मतलब F अपर साइड बैंड। आप चाहें तो F को ओमेगा से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आयाम कितना, माइनस का MAC बाई 2। अब ये भैया माइनस नहीं लिखेंगे, आयाम तो धनात्मक ही लिखा जाएगा ना। दूसरी बात भैया, कोस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ज्यावक्र तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं साइन में चलाऊंगा या कोस में चलाऊं। ठीक है, तो अगर ये माइनस का है तो माइनस को हटा करके मैं इस कोस को किस में कन्वर्ट कर सकता था, साइन में भी कन्वर्ट कर सकता था। या फिर कोस इस माइनस को अंदर ले जाओ तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं ज्यावक्र को चेंज करने के लिए, लेकिन इसका आयाम तो MAC बाई 2 रहेगा, ये नियत मान तो वो का वही रहेगा। ठीक, तो हमने बोला कि ये आयाम की बात कर रहे हैं भैया। ठीक, तो ये लो, दोनों का आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, MAC बाई 2 है ना। तो ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही जो आवृत्ति आ रही है वो सारी की सारी आवृत्ति किसके लिए देखी जाएंगी,
आयाम मॉडल तरंग की आवृत्ति। आप करके देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की बैंड चौड़ाई है डेल एफ, ये बैंड चौड़ाई होती है, इसे बैंड चौड़ाई बोलते हैं, ये ध्यान रखें, है ना। इस चीज को जल्दी से उतार लो बच्चों, फिर लास्ट एक चीज डिस्कस करेंगे जो है मॉडलन सूचकांक, और उसके बाद में आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, और जल्दी से बनाओ, ऐसे भी वीडियो लेंथ ज्यादा चली गई है, जल्दी से बनाएं इस चीज को। ओके, ये तो वैसे भी मेरे साथ में किया होगा आप लोगों ने, मॉडुलन सूचकांक, ठीक है। टॉपिक हमारे पास में क्या है, मॉडुलन सूचकांक है। हाँ, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दोनों ठीक है। वैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही बोला जाएगा इसे। क्या होता है, तो हमने बोला m इज इक्वल्स टू am डिवाइडेड बाय ac, या फिर vm डिवाइडेड बाय vc, या फिर a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम डिवाइडेड बाय a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। और a मैक्सिमम और a मिनिमम क्या है, आयाम मॉडुलित तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का मान है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, इसकी परिभाषा कि मॉडुलन सूचकांक को परिभाषित कीजिए, तो हमने क्या लिखना है कि आयाम मॉडुलन में मूल संकेत, और मूल संकेत को आप यहां पर मॉडुलक संकेत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के आयाम तथा वाहक तरंग के आयाम का अनुपात क्या कहलाता है, मॉडुलन सूचकांक कहलाता है, सिंपल, ठीक है। फिर इसका मान जो है बच्चों वो कुछ भी हो सकता है, m का मान 0 भी संभव है, m का मान 0, इसका मतलब मॉडुलन हुआ ही नहीं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कोई मॉडुलन नहीं, कोई मॉडुलन नहीं। m का मान जो है वो सामान्यतः 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, ठीक है, 1 से कम और 0 से ज्यादा, ये सामान्य मॉडुलन है। ऐसा ही होता है, समटाइम्स m का मान 1 से ज्यादा या फिर 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है तो 100% मॉडुलन, कैसा मॉडुलन, 100% मॉडुलन, मतलब बेस्ट से बेस्ट मॉडुलन, इससे बढ़िया कभी हो ही नहीं सकता, जो कि संभव नहीं, मतलब होता नहीं है सामान्य।
और अगर एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अति मॉडुलर, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हम, बैंड अच्छे से नहीं निकाल पाते। तो सामान्यतः से मॉडुलर किया जाता है तो m का मान 1 से कम ही होता है। अब देखो m का मान 1 से कम का मतलब क्या हुआ, ठीक, ये समझिए। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा कि मॉडुलन सूचकांक 70% है या 75% है, ठीक है। तो आप समझें कि m का मान जो है वो 70% है। 70% का मतलब 70 में भाग लगाओ किसका, 100 का, 7/10 m का मान, ठीक। जब बोले कि मॉडुलन सूचकांक जो है या मॉडुलन 50% हुआ है, मॉडुलन 50% हुआ है, इसका मतलब m का मान 50% है। 50% मतलब 50 में भाग लगाओ किसका, 100 का, तो m का मान कितना है, 1/2, ठीक है। तो आपको ये मान चाहिए 1/2, 7/10, 1/3, इस तरीके का मान, परसेंट मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी से काम चलेगा। ये a मैक्सिमम और a मिनिमम क्या है, आयाम मॉडुलित तरंग का अधिकतम और न्यूनतम आयाम, जबकि ये am और ac क्या है, वाहक तरंग का आयाम और मूल संकेत का आयाम है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है इस केस में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज बहुत इजी भी लगेगी बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आयाम मॉडुलित तरंग को कैसे माध्यम में संप्रेषित किया जाता है और कैसे उसका डीमॉडुलन या विमॉडुलन किया जाता है। इसी के साथ में एक आध न्यूमेरिकल और करके देखेंगे अगर हमारे पास में टाइम बच जाता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।